हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे 67वीं बीपीएससी 2021 के लिए 100 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक की इस वीडियो में बने रहें और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग और इस पे हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज के माध्यम से आप सभी को 67वीं बीपीएससी का भी ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस का बताया जा रहा है, वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अभी वर्तमान में आपका एसएससी जीडी उसका भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे 67वीं बीपीएससी 2021 के टॉपिक, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ए ऑप्शन है पक्की ईंट से इमारत, बी ऑप्शन है प्रथम असली मेहराब, सी ऑप्शन है आपका पूजा स्थल, डी ऑप्शन है आपका कला और वास्तुकला और ई ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है ए ऑप्शन पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक था। अधिकांश इमारत का निर्माण भट्ठी में पके हुए ईंट की मदद से किया गया था और पक्के ईंटों का उपयोग केवल कुआं और नालियों और फुटपाथ जैसे में प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन को समझते चलेंगे, बनाते चलेंगे और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि मेगास्थनीज दूत था। ए ऑप्शन सेल्यूकस का, दूसरा है सिकंदर का, तीसरा है डेरिस का, चौथा है यूनानी का, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आप इसका रिजल्ट बताइए। तो इसका रिजल्ट हो जाए एक ऑप्शन आपका सेल्यूकस का। किसका हो जाएगा? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेलूसिड्स वंश की सेल्यूकस प्रथम के चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ राजदूत थे और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 साल तक रहे। 302 से 298 तक यानी यह 5 साल तक रहे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में भारत और चंद्रगुप्त के शासन का एक वृत्तांत लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ए ऑप्शन है आर्थिक संबंध, बी ऑप्शन है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी ऑप्शन है विदेशी नीति, 4 में है आपका धन संचय और 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह मूल रूप से राज्य और प्रशासनिक प्रणाली की एक पुस्तक है और सरकार और राजनीति की कला से संबंधित है। यह एक व्यापक पुस्तिका है कि जैसे एक राज्य को राजा और उसके प्रशासन द्वारा शासित प्रशासित किया जाना चाहिए, उसी तरह अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है और इसमें श्लोकों की संख्या 4000 है। कितना श्लोकों की संख्या? तो 4000 है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। जैन का, हिंदू का, पारसी का, बौद्ध का, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध का। त्रिपिटक पाली भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 कटोरी। इसमें युद्ध की शिक्षाओं के 3 खंड होते हैं। अनुशासन,
जिसको बोलते हैं विनय पिटक, व्याख्या सुत पिटक और अंतिम है सिद्धांत आपका अभिधम पिटक। तो ये आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए ऑप्शन राजा के प्रति वफादारी, बी ऑप्शन शांति एवं अहिंसा, सी ऑप्शन बड़ों का सम्मान, डी ऑप्शन धार्मिक सहनशीलता और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 सही है। अशोक ने धम्म के मुख्य सिद्धांतों को अहिंसा, सभी संप्रदायों और विचारों को सहनशीलता, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता, ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक शिक्षाओं, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5। ऑप्शन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अशोक ने धम्म के मुख्य सिद्धांतों को अहिंसा, सभी संप्रदायों और विचारों की सहनशीलता, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता, ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक शिक्षकों और पुजारियों के प्रति सम्मान, मित्रों के प्रति उदारता, नौकरों के प्रति मानवीय उपचार और सभी के प्रति उदारता के रूप में परिभाषित किए थे। ये सिद्धांत व्यवहार के सामान्य नैतिकता का सुझाव देते हैं जिसके लिए कोई धार्मिक, सामाजिक, सामूहिक आपत्ति नहीं कर सकता है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 5। राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों को सम्मान, धार्मिक में सहनशीलता, यानी यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है 1 से अधिक, इसलिए आपका क्वेश्चन 5 का रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है आपका पहला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी ऑप्शन है अशोक के शिलालेख में, सी ऑप्शन है पुराणों में, डी ऑप्शन है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में और 5वां ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से 1 से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ध्यान दीजिएगा, अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की प्रियदर्शी विवरण दिया और उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। दार्शनिक, किसान, चरवाहा और शिकारी, कारीगर और व्यापारी, सैनिक, जासूस और सभासद। वह भारत के वर्ण पर आधारित है और समाज को समझने में सफल नहीं रहे, तो समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा किए थे? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन रामगुप्त, डी ऑप्शन श्रीगुप्त और 5वां ऑप्शन है आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं और 1 से अधिक। यानी आपका रिजल्ट सही होता है ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किए। वे वर्ष 399 ईस्वी में भारत आए और वर्ष 414 ईस्वी में अपने देश चीन लौट गए और 414 ईस्वी में वह अपने देश क्या हुए? लौट गए। उनकी यात्रा का वर्णन एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है और जिसमें बौद्ध राज्यों का भी अभिलेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपयुक्त में से कोई नहीं और 1 से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए सही, ग्राम पंचायत। चोल युग का गांव सभाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध था। गांव के प्रशासन पूरी जिम्मेदारी स्वायत्तता गांव सभाओं के हाथों में
थी जिसे उर और सभा कहा जाता है। गांव सभा शांति व्यवस्था, सड़कों, सार्वजनिक तालाब, राजस्व संग्रह, मंदिरों, न्यायपालिका, शिक्षा की देखभाल की जिम्मेदारी थी और वे गांव के खजाने के करों को भुगतान के भी प्रभारी भी थे। यानी आपका चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन बीजापुर में, बी ऑप्शन है आपका गोलकुंडा में, सी ऑप्शन है आपका हम्पी में और डी ऑप्शन है आपका बड़ोदरा में और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका रिजल्ट होता है हम्पी में। कहाँ में? हम्पी। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में एक गांव है। यह विजयनगर साम्राज्य की पूर्वी राजधानी विजयनगर के खंडहर के भीतर स्थित है। खंडहर यूनेस्को के विश्व की विरासत स्थल है जो हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन है ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन और ई ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी बलबन। राजतत्व की बलबन की धारणा राजाओं के दिव्य अधिकार के सिद्धांत के सामना थी। उसने राजशाही श्रेष्ठता एक प्रभाव मंडल बना डाला। उन्होंने जिले अल्लाह या भगवान की छाया की उपाधि ली। यद्यपि बगदाद का खलीफा नहीं था, फिर भी वह अपने सिक्कों पर मृत खलीफा के नाम से जिक्र करना जारी रखता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, बी ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, सी ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, डी ऑप्शन है 15वीं शताब्दी और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए सही 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में कागज 7वीं शताब्दी में चीन से भारत में फैल गया। उस समय ह्यूनुत्संग 671 ईसा पश्चात में भारत पहुंचे और कागज का पहले से ही उपयोग किया जा रहा था। युद्ध में चीनी कैदियों ने पहली बार चीन में इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के आधार पर लिनन फ्लेक्स या हेम रैग से कागज बनाने की तकनीकी निकाली। हालांकि 12वीं शताब्दी तक कागज का उपयोग व्यापक नहीं था। यानी इसका रिजल्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यानी आपका है अकबर रिजल्ट। अकबर के समय में पुर्तगाली चित्रकारियों द्वारा मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। इसके प्रभाव में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत निकट और दूर के लोगों चीज़ों का अपनाया गया था। हालांकि भारतीय चित्रकारों ने परिक्षेप की कला की पूरी तरह से महारत हासिल नहीं किया। अबुल फजल ने चित्रकारी की यूरोपीय शैली के कौशल की प्रशंसा बहुत की। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही। अकबर के दरबार में चित्रकारी का प्रवेश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही। अकबर कब हुआ था? तो 1556 से 1605 के दौरान शासन करने वाले मुगल सम्राट थे। जब 31 दिसंबर 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो कंपनी का पहले उल्लेखित तारीख पर क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से शाही आज्ञा प्राप्त हुई थी और यह एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। चलिए इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए, यह क्वेश्चन आपका भारतीय प्राचीन इतिहास से
8 क्वेश्चन आपको जिक्र कराया गया। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन जो आगे जिक्र करेंगे तो वह अभी हम लोग का भारतीय इतिहास यानी मध्यकालीन, आपको आपके जो सामने ध्यान दीजिएगा, इतिहास को 3 भागों में देखा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो तीनों से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर से जो क्वेश्चन अभी देखिएगा, यह आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन यानी मॉडर्न हिस्ट्री का सब क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन 14 नंबर देख रहा है, यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्न में से किसी देशी रियासत को अंग्रेजी ने अपने क्षेत्र में नहीं मिला था? ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध, डी सतारा। ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही, ग्वालियर। सिंध को 1843 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य से जोड़ा गया था। बाद में अवध 1854 और सतारा 1848। अंग्रेजों ने व्यापकता का सिद्धांत का उपयोग करके कब्जा कर लिया था। हालांकि अंग्रेज ने मराठों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ग्वालियर पर कब्जा नहीं किया गया था। यह कुछ वर्षों तक ब्रिटिश शासन के तहत हो गया और इसकी सेना कम कर दी गई थी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर यानी इसका रिजल्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए जल्दी से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन नमक कानूनों को निरस्त करना, बी ऑप्शन सरकार के सत्ता की कटौती, सी ऑप्शन आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, डी ऑप्शन है आपका भारत के लिए पूर्ण स्वराज और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए सही, नमक कानून को निरस्त करना। नमक कानून को निरस्त करना। 1930 में नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। 1930 यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागरिक अवज्ञा आंदोलन के एक हिस्से के रूप में महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में 80 ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय गांव में 241 मील की दूरी तक यात्रा की और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ दिया। और इसलिए आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए असम में, बी केरल में, डी पंजाब में और सी पंजाब में, डी बंगाल में और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका कहाँ हुआ था? यह मुपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में, जिसे 1921 के मुपला दंगों के नाम से भी जाना जाता है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल के मालाबार में ब्रिटिश और हिंदू मकान मालिकों के खिलाफ यह मुपला विद्रोह दंगों की श्रृंखला थी। मुपला वहाँ में वे हिंदू को भूस्वामी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। कभी कभी विद्रोह को वर्ग के रूप में देखा जा सकता था। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया कि 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन 17, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, सी रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, डी असहयोग आंदोलन और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। जब लॉर्ड कर्जन भारत की वायसराय ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जिसने बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए आपका यहाँ रिजल्ट होता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? एक में है मोहम्मद जिन्ना, बी में दूसरा में लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड मिंटो, चौथा लिकायत अली खान और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, यानी लॉर्ड मिंटो है। कौन है? लॉर्ड मिंटो। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए 19 नंबर। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, बी ऑप्शन के.टी. तैंगल, सी ऑप्शन डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सी ऑप्शन डब्ल्यू और डी तैवीजी और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ई सही। फिरोज शाह मेहता 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसके कुछ प्रमुख नेताओं में बुयुद्दीन तैवजी, के.टी. तेंगल शामिल थे। तो आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। एम्पीरियर कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही। लॉर्ड कर्जन 1901 में भारत के सबसे विवादास्पद ब्रिटिश वाइसरायों में से एक लॉर्ड कर्जन ने एम्पीरियर कैडेट कोर की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय राजकुमारों को अभिजात वर्गों को सैन्य शिक्षा और विशेष अधिकार कमीशन प्रदान करना, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन 21 है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ए ऑप्शन 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही। 19 जुलाई 1905 को भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन को प्रभावी करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ए ऑप्शन मदन लाल धिंगरा, बी ऑप्शन उधम सिंह, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन जमनाथ और ई ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर ए ऑप्शन मदन लाल धिंगरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? ए ऑप्शन भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी सही, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा कहा जाता है, ये लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक कार्यालय बनाया गया और अधिनियम ने उन्हें भारत के विदेश सचिव द्वारा अब तक किए गए कार्यों में से कुछ को हस्तांतरित किया गया, जिसने विदेश सचिव की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन है आपका प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है सभी में भाग लिया और ई ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 5 सही, उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर 5। 1930 से 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। गांधी जी ने इरविन वार्ताओं के बाद सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए। गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस को क्या किए? प्रतिनिधित्व किए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25। जानते ही हैं कि आपके बीपीएससी स्टेट पीसीएस परीक्षा में आपके 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं और 5 ऑप्शन को पढ़ना, समझना, रिजल्ट देना, बहुत ही बारीकी से उसे समझ के रिजल्ट देना पड़ता है। तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से इस चैनल को सुनिए, समझिए,
और याद कीजिए, और इसी टाइप के आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए ऑप्शन 1922, बी ऑप्शन 1924, सी ऑप्शन 1928, डी ऑप्शन 1930 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर 2 सही 1924। कर्नाटक के बेलगाम 26 दिसंबर से 28 और 1924 तक ऐतिहासिक 39वें कांग्रेस सत्र का स्थान था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। इसका नेतृत्व कौन किए थे? गांधी जी ने। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? एक ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, बी ऑप्शन बेवेल, सी ऑप्शन स्टैटफोर्ड क्रिप्स, डी ऑप्शन बी अलेक्जेंडर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका ऑप्शन होता है बेवेल। क्या होता है? बेवेल। मंत्रिमंडल मिशन का नेतृत्व भारत के विदेश सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस किया था और इसमें सर एस्फोर्ड की, तो इस तरह से आपका रिजल्ट होता है बेवेल। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, नाउ ओ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन सी है आपका रहमत अली, यानी आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर रहमत अली। कौन किए थे? रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे इसी का ऑप्शन है आपका खफी खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आपका रिजल्ट वहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है आपका, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस कर्जन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपका, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850 में, 1895 में, 1900 में, 1905 में और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी सही 1900, यानी सी ऑप्शन आपका सही है 1900 में। सी ऑप्शन है आपका 1900 में। तो इस तरह से आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है JL नेहरू, सी ऑप्शन है GV पंत, डी ऑप्शन है सरदार पटेल और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही सरदार पटेल। राज्य विभाग बाद में राज्य मंत्रालय भारत सरकार का एक विभाग था, जिसे मई 1947 में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक विभाग को बदलने के लिए गठित किया गया था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को लाना विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन होता है सही ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही गोपुरम कहलाता है। एक गोपुरम तमिलनाडु जो है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के द्रविड़ वास्तुकला में है और एक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर आमतौर पर अलंकृत स्तंभ है। यह आमतौर पर जमीन के स्तर पर लकड़ी के दरवाजों के साथ आयताकार होता है, जो अक्सर समृद्ध रूप से सजाया जाता है और मंदिर तक पहुंच प्रदान करता है। तो यानी आपका रिजल्ट यहाँ था ऑप्शन नंबर बी सही है गोपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से
किस कमेटी आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, सी ऑप्शन है आपका JV राव कमेटी, और 4 ऑप्शन है आपका सरकारिका आयोग, और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका ऑप्शन नंबर 5 सही है। ध्यान दीजिए, सॉरी, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1977 की अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की और विकास के पंचायतों से अलग निकाय के रूप में न्याय पंचायत होनी चाहिए और इसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया अशोक मेहता कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं था? ए ऑप्शन सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी जनोपयोगी, और डी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, और ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट जो होता है ऑप्शन नंबर 20 सही होता है, राज्य सूची। पंचायती राज व्यवस्था संघीय स्वशासन प्रणाली की प्रारंभिक इकाई है। यह संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि पंचायती राज की स्थापना के लिए राज्य सरकारें और राज्य विधानसभा पूरी तरह से उत्तरदायी है। यह उल्लेखनीय कि स्थानीय सरकार अनुच्छेद 268 के तहत राज्य सूची का विषय है। चलिए, तो इस तरह से आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के स्त्रियों के 50% आरक्षण वैध किए? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन है केवल 3, बी ऑप्शन है केवल 2-3, सी ऑप्शन है 2-3-4, डी ऑप्शन है 1-2-3-4, और ई 5वां ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही। एक बिहार है, दूसरा आपका उत्तराखंड है, और तीसरा आपका मध्य प्रदेश, और चौथा हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर 50% आरक्षण को वैध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, और सी ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, डी ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है 36 का पहला, केवल लोकसभा में। संविधान में मनी बिल को पारित होने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 के मुताबिक केवल लोकसभा में मनी विधेयक पेश किया जा सकता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस तरह के प्रश्न अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। बिल एक मनी बिल है, इस निर्णय पर आने के लिए या इस पर अपना प्रमाण पत्र देने के लिए अध्यक्ष किसी से परामर्श लेने को बाध्य नहीं होता है। इसलिए आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रकृति एवं संघीय किंतु भावनात्मक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही, राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124
24 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है और इस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। राज्यसभा को पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, और पांचवा उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही। दूसरा, उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य पद नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए ऑप्शन मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन लोकसभा, डी ऑप्शन राज्यसभा और ई ऑप्शन है आपका यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका होता है रिजल्ट ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा। ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को प्रशासन में सहायता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। संसद सदस्य बनाने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। संसद बनने हेतु न्यूनतम उम्र की संख्या 25 वर्ष है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के बी में यह भी कहा गया कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होगी। उसी अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष भी होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62, 65, 70 और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है 65 वर्ष। 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कैबिनेट सचिव, सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकार के नियमों के तहत सभी नागरिक सेवाओं के पदेन प्रमुख होते हैं, इसलिए आपका रिजल्ट होता है मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों को दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 3 सही, बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार की सबसे कम साक्षरता दर यानी 61.8% ही है। 61.8% है। राज्य की पुरुष साक्षरता दर 71, राज्य की पुरुष साक्षरता दर है आपका 71% और महिला साक्षरता दर है आपका 51%। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन 45 है भारत के, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि भारत के किस राज्य में कपास की औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम, डी आंध्र प्रदेश और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कपास का औसतन उत्पादक कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 से अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा
निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका होता है ऑप्शन नंबर सी सही, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10%, 12%, 20%, 22%, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 5 सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1911, 1921, 1931, 1900, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 20 है, 1921। क्वेश्चन है आगे आपका, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मुंगेर में, सलेम में, उपयुक्त में से कोई नहीं है। और पाँचवा है आपका इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर दूसरा सही, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 51, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते चलिए और चैनल के एक एक क्वेश्चन को सुनिए चैनल पे कि क्या आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है 51 का आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 केरल। कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को जोड़ता है? एक ऑप्शन है कोटा पूरम का कोल्लम से, सदिया से धुबरी से, हल्दिया से इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से, और ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है सदिया को धुबरी से, सदिया को, सॉरी आपका ये गलती है, सॉरी गलती बता दिया, आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका रिजल्ट है हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तंबा खान, सोना खान, अबरक खान, लौह अयस्क खान, और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी एक ऑप्शन है आपका तंबा खान। कौन है? तंबा खनन। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखिए 54 नंबर, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 5 मिलियन। कब? 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका रिजल्ट है ऑप्शन नंबर 1 से, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट केकस प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पीटर्सबर्ग प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सुनते चलिए, समझते चलिए, याद करते चले, और क्वेश्चन को आप ज़्यादा से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर पे भी ध्यान दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, किसी तरह की त्रुटि है तो उस पर सुधार लाया जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? साओ पाओ, सैंटोस, रियो डी जेनीरो, ब्यूनस आयर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी आपका बी नंबर सही होता है, आपका यहाँ बी नंबर सही होता है सैंटोस। क्या है? सैंटोस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही, असंगठित क्षेत्र। भारत में कृषि पूर्णवृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर
शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? ए ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है, जल्दी से देखिए, इसका आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य युद्ध केंद्रीय राजस्व में राज्यों को प्रतिशत भाग है। ए 32%, बी 35%, सी 40%, डी 42%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट है ऑप्शन नंबर 4 सही, 42%। जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर करते चलिए। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? ए ऑप्शन है आपका निर्माण क्षेत्र में, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं या एक से आपका अधिक है। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन था? विलियम जलान, अरविंद सुब्रमण्यन, रघुराम राजन और उर्जित पटेल, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। यानी आपका उस समय का रिजल्ट होता है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन अगला है आपका, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम और पचमा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है 63 का 4 नंबर, 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंस का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी निवेश और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया? 1998 से, 1999 से, 2001 से, 2005 से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी सही, 2001 से, 2001 से। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जल्दी से करें, जल्दी आगे हम लोग क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखें। सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द संक्षेप TRIMS को क्या कहा जाता है? व्यापार संबंधी आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित अभिनव उपाय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 3 से, व्यापार संबंधित उपाय। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए जल्दी से, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2014 को, 1 जून 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जून 2015 को, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है 1 जनवरी 2015 को यह नीति आयोग आते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदल कर किस वर्ष बनाया गया था? तो आपका यहाँ ऑप्शन है 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। यानी आपका है 11 से 12। रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपगाम प्रोफेसर अमित्य सेन से संबंधित है? ए ऑप्शन मूल आवश्यकता उपगाम, बी सक्षमता उपगाम, सी आय उपगाम, डी कल्याण उपगाम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्षमता उपगाम। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है? ए 1300, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1301 डिग्री। यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। यानी यहाँ पर आपका और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी सही, सिलिकॉन ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन होती है ए रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही, लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलियन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलियन, उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक है। तो आप रिजल्ट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की और पचमा है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी जस्ते की होती है। किसका होता है? जस्ते की, यानी एक ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, बी स्मेथेट है, सल्फोनेट है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है, सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 76 जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है अब आपका कि नीला योथा रासायनिक रूप से है सोडियम सल्फेट, निकिल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। रिजल्ट क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 78 से जल्दी से देखिए। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। बताइए जल्दी से, इसका आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 79 का। क्वेश्चन नंबर 79 है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, एक ठोस को सीधे गैस के परिवर्तन में कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, उबलाना कहते हैं। बताइए तो इसका रिजल्ट क्या होगा जल्दी से, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट है प्लेटिनस। क्या होता है? प्लेटिनस। क्वेश्चन नंबर आपका है 81। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहे और निकिल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका ऑप्शन नंबर 5 सही होता है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 82। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह बूझा चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिप्सम है, इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा रिजल्ट? जिप्सम। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी आयनिक बंध और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है एल्काइन। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 84। सिरके का रासायनिक नाम है ए मेथनॉल, बी एथेनॉल, सी एसेटिक अम्ल, डी एथिल एसोसिएट और ई ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी एसेटिक अम्ल। क्या होगा आपका? एसेटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 84 का रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर आपका 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है एसेटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक है, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 4 सही, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 86। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 87, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय है नियंत्रण करता है? तो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लियस अम्ल का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 88 है, अब आपका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेंसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सल्फाइडाइजीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है पेंसिलिन। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, पेंसिलिन। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत हम लोग नज़दीक आ गए हैं अपने 100 क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन जो आपको बताया गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी चावल है। क्या है? चावल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपका ऑप्शन है सामने देखिए, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट है यहाँ ऑप्शन नंबर 4, पूर्णिया। किससे साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया से साझा नहीं करता है, तो मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी से करता है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? ए है महाबोधि विहार, बी नालंदा और बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 5 सही, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखिए अब, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और पचमा है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है बिहार सही है। क्या है आपका? बिहार। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1939 में, 1931 में, 1932 में और पचमा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है 1929 में। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ये सब जो क्वेश्चन आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव 5 ऑप्शन है आपके बीपीएससी एग्जाम में, यह 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करें। 100 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है जो आज आप लोग को तैयारी कराया गया है 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है 94 का ऑप्शन नंबर ए सही, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, बिहार में 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में है? ए ऑप्शन है आपका न्यूनतम, ए ऑप्शन क्या है आपका? न्यूनतम है, बी ऑप्शन है न्यूनतम से द्वितीय, सी ऑप्शन है आपका उच्चतम, डी ऑप्शन है उच्चतम से द्वितीय और पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है, जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, न्यूनतम से द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से
अधिक। तो आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, बिहार। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति या न्यूनतम है, तो किस राज्य में है, तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 97। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उसके बाद आपका उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है न्यूनतम। ऑप्शन नंबर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 98, ध्यान दीजिए। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, 1 न्यूनतम, बी न्यूनतम से द्वितीय, सी उच्चतम, डी उच्चतम से द्वितीय, और ई इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक है। तो आप जल्दी से बताइए कि इसका आपका रिजल्ट क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि इसका रिजल्ट आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 5 सही होता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही जल्दी हम लोग करीब है 100 क्वेश्चन आपके पूरे हुए, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सुनिएगा, याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, ए सोन, बी पुनपुन, सी सकरी, डी बालन, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर 2 सही, पुनपुन। कौन सी नदी फतुआ के पास मिलती है, तब पुनपुन नदी फतुआ के पास मिलती है। क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का 100 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। ध्यान दीजिए, कोपेन के जलवायु, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। ए ऑप्शन है आपका CWG, AW, CAW, CBW, और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है CWG। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन पूरे हुए। ये 100 क्वेश्चन आपके 67वीं BPSC 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे, ताकि इसकी फ़ायदा आपके उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचना चाहिए जो अभी तक इस चैनल से अवगत नहीं हुए हैं। उन लोग को बताइए और इस चैनल को सहयोग कीजिए, ताकि यह चैनल आपको बहुत तरह की व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक लेकर मिलेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।